हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो थोड़ा हटके है और मेरे लिए काफ़ी स्पेशल भी। आज मैं आपके साथ वो इंसिडेंट्स शेयर करूंगा जो एज एन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ये कोई कल्पना नहीं है, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। ये बात है 25 नवंबर 2022 की। लेकिन इससे पहले कि इस दिन क्या हुआ था, हमें इस इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। नेशनल हाईवे नंबर 30 ये उत्तर प्रदेश के सितारगंज को तेलंगाना के इब्राहिमपट्टनम से कनेक्ट करता है। लगभग 2000 किलोमीटर की लंबाई वाला ये नेशनल हाईवे देश के और किसी नेशनल हाईवे जैसा ही है, मगर जब ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से तेलंगाना के भद्राचलम तक जाता है तो इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। उसकी वजह यह है कि ये नॉर्थ छत्तीसगढ़ को साउथ छत्तीसगढ़ से कनेक्ट करता है और इंडिया की कुछ वर्स्ट नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, जैसे कि बस्तर, सुकमा और कोंटा, जो कि छत्तीसगढ़ में है। स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो ये हाईवे छत्तीसगढ़ में जो सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी हाईवे से जो साउथ छत्तीसगढ़ जो कोर नक्सल बेल्ट है वहाँ पे डिप्लॉयड ट्रूप्स के लिए राशन, वेपन, एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव्स और जो पर्सनल जो है उनकी मूवमेंट की जाती है। इस हाईवे पे कुछ बहुत बड़े नक्सली अटैक्स भी हुए हैं, जैसे कि साल 2014 का तहकवाड़ा अटैक, जहां पे 11 सीआरपीएफ और 3 छत्तीसगढ़ पुलिस की नक्सलियों ने एम्बुश करके हत्या कर दी थी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस इंसिडेंट से रिलेटेड है वो है जीरम घाटी। ये एक पहाड़ी प्रदेश है। जैसे हम जगदलपुर से नेशनल हाईवे नंबर 30 पे निकलते हैं सुकमा की तरफ, तो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे ये शुरू होता है। इस पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा गांव है झीरम, और इसी की वजह से इस घाटी को नाम दिया गया है झीरम घाटी। ये वही जगह है जहां 25 मई 2013 को नक्सलियों ने हमला करके छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लगभग पूरी आला कमान को खत्म कर दिया था, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा जैसे बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। 30 से भी ज़्यादा लोगों की जान इस नक्सली हमले में गई थी। उस वक्त इस जगह पे कोई पुलिस कैंप नहीं था, लेकिन बाद में सीआरपीएफ की 227वीं बटालियन का कैंप इस जीरम घाटी में खोला गया। उस दिन वहाँ मौजूद 227वीं बटालियन की अल्फा कंपनी को ही मैं कमांड कर रहा था। उस दिन हमें सुबह लगभग 7 बजे रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन आरएसओ, या जिसे रोड ओपनिंग पार्टी आरओपी ऑपरेशन भी कहा जाता है, उसके लिए निकलना था। ये ऑपरेशन दरअसल जब किसी ट्रूप्स का या वेपन, एम्यूनिशन, किसी भी गवर्नमेंट व्हीकल का या साजो सामान का जब मूवमेंट कराना होता है सेंसिटिव ऑपरेशनल एरिया में, तो उस वक्त ये अभियान किया जाता है ताकि रोड की सेफ्टी जो है वो इंश्योर की जा सके। उसके साथ ही साथ ये भी इंश्योर कराना होता है कि रोड के आसपास कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स जैसे कि नक्सली किसी अटैक की फिराक में तो नहीं बैठे हैं। मेरी कंपनी को 5 किलोमीटर रोड का जो स्ट्रेच है नेशनल हाईवे नंबर 30 का, उसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि हम उस 5 किलोमीटर वाले स्ट्रेच को सिक्योर करेंगे। उस वक्त जो हमारी बटालियन हेडक्वार्टर है वहाँ से भी एक बीडीडीएस स्क्वाड हमारी कंपनी के साथ आया था। बीडीडीएस का मतलब होता है बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड। इसमें खास ट्रेन लोग होते हैं जिन्हें बॉम्ब को डिटेक्ट करना और उसे डिस्पोज करना, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। सर्दी का मौसम था और काफ़ी ठंड थी। जीरम घाटी थोड़ा हाइट पे होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मली और कम होता है। सुबह के लगभग 6 बजे पूरी कंपनी को फॉल इन किया गया, यानी एक जगह पे इकट्ठा किया गया और सबके वेपन्स, एम्यूनिशन, स्पेशल इक्विपमेंट, इन सब की क्रॉस चेकिंग की गई। ये एक नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है, ये इंश्योर कराने के लिए कि सभी आदमी मौजूद है और उनके पास सभी जो साजो सामान जो अभियान के लिए ज़रूरी है वो उनके पास है।
उसके बाद मैप की मदद से मैंने कंपनी के जवानों को ब्रीफ किया और ठीक 7 बजे हम अभियान पर निकल पड़े। मेरे साथ क्विक एक्शन टीम या क्यूएटी मौजूद थी। अभियान को निकलने के लगभग आधे घंटे बाद हमें जो बीडीडीएस टीम थी उसके इंचार्ज का मुझे मेरे सेट जो रेडियो सेट था उस पर कॉल आया। उसने मुझे बताया कि सर रोड के बगल में कुछ सस्पिशियस लग रहा है। तो मैंने उससे कहा कि आप रुकिए, मैं इमिडिएटली वहाँ आता हूँ। मैं अपनी क्यूएटी के साथ वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने देखा कि जस्ट रोड के बगल में एक जगह कुछ खुदा हुआ था और जो डीएसएमडी मतलब डीप सर्च मेटल डिटेक्टर जो था वो वहाँ पे कुछ इंडिकेशन दे रहा था, किसी मेटल के या लोहे के होने का वहाँ पे अंदेशा था। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो फॉलो करते हुए हमने उस एरिया को कॉर्डन कर लिया और बाद में जिस जगह इंडिकेशन मिल रहा था वहाँ थोड़ा सर्च करना शुरू किया। जो हमारे साथ कैनाइन था वॉटसन, मैंने उसे बुलवाया और उसे भी उस जगह को हमने सूंघवाया, पर डॉग ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया, जिससे एक अंदाजा हो गया कि यहाँ पे कोई एक्सप्लोजिव नहीं है। क्योंकि हमें रोड को अच्छी तरह से सिक्योर कराना था तो हम कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। हमने अपने सब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए उस एरिया को थोड़ा सा हमने डिग किया। हमारे पास एंट्रेंचमेंट टूल और अन्य डिगिंग टूल्स थे जिनकी मदद से हमने ये कार्रवाई की। डिग करने के बाद हमें पता चला कि वहाँ कोई इक्विपमेंट है, शायद बीएसएनएल कंपनी का इक्विपमेंट था जो अगर 1-2 दिन पहले ही उन्होंने उस जगह पे इंस्टॉल किया था। उस इक्विपमेंट का जो मैनुअल वगैरह जो था वो भी हमें आसपास के एरिया में रिकवर हुआ। हालांकि ऐसे सेंसिटिव एरिया में जब एक ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी कोई काम करती है तो इसकी इंफॉर्मेशन उसने बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करनी चाहिए, पर उस वक्त ऐसा नहीं हुआ। एनीवेज, जो बीडीडीएस स्क्वाड था हमारे साथ, मैंने फिर भी उसे अप्रिशिएट किया कि उसने उसे निगलेक्ट नहीं किया। जहां उसे इंडिकेशन मिल रहा था उसने टाइमली उसे रिपोर्ट किया और हमने अपनी कार्रवाई की। हमने फिर अपना अभियान शुरू रखा। लगभग 9 बजे हमने हमारा जो 5 किलोमीटर का रोड का स्ट्रेच था हमने उसे थरोली चेक कर लिया था, सर्च कर लिया था और हमने अपना ओके रिपोर्ट दे दिया। ओके रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो रोड का स्ट्रेच है हमने उसे प्रॉपरली सर्च कर लिया है और वो सेफ है मूवमेंट के लिए। इसके बाद हम अपना जो अगला लोकेशन था हम उस लोकेशन की तरफ हम चलने लगे। हमारा जो केनाइन था या डॉग वो सबसे आगे चल रहा था। उसने एक जगह पे इंडिकेशन देना शुरू किया जिससे ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे एक्सप्लोजिव हो सकता है। जो डॉग हैंडलर था अमित कुमार, उसने पीछे मैसेज पास किया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, डॉग इंडिकेशन दे रहा है। इमीडिएटली सेट के जरिए मुझे कम्युनिकेट कर दिया गया। मैं तुरंत अपनी क्यूएटी के साथ में उस जगह पे आया। आने से पहले मैंने अपनी क्यूएटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को मैंने एक टैक्टिकली जो सुपीरियर पॉइंट था या वेंटेज पॉइंट था, एक पास में पहाड़ी थी जिससे रोड का लगभग 2 किलोमीटर का एरिया ऑब्जर्वेशन से कवर होता था, मैंने उस पॉइंट पे अपनी पार्टी को भेज दिया ताकि अगर कुछ होता भी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रोड को कवर कर सकें। बची हुई पार्टी के साथ मैं उस लोकेशन पे आया। मैंने देखा कि ज़मीन थोड़ी सी कुरेदी हुई वहाँ पे नज़र आ रही थी, डॉग भी इंडिकेशन दे रहा था। मैंने तुरंत अपनी पार्टी में मौजूद डीएसएमडी हैंडलर को वहाँ बुला लिया। हमारे पास एक एनएलजे डिटेक्टर भी था, मतलब नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के होने की इंडिकेशन देता है। दोनों ने इंडिकेशन दिया जिससे साफ हो गया कि वहाँ पे मेटल भी है और कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी है। डॉग ने ऑलरेडी एक्सप्लोजिव होने की कंफर्मेशन दे दी थी, तो यह तय था कि वहाँ पे एक्सप्लोजिव प्लान किया गया है। इसके बाद मैंने डॉग, डीएसएमडी और एनएलजे तीनों से वो पूरा एरिया थरोली सर्च कराया। इसका कारण यह है कि कई बार नक्सली मल्टीपल आईडीज लगाते हैं। अब यहाँ आईडी का मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये एक तरह का बम होता है, बस ये किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वगैरह नहीं बनता जैसे कि ग्रेनेड बनता है, तो लोग इसे अपनी तरह से बना लेते हैं कोई क्रूड केमिकल्स जैसे कि कॉर्डेक्स वायर वगैरह यूज़ करके। पता चल गया था कि एक आईडी तो लगा हुआ है, पर डर यह था कि कई एरिया में और आईडीज ना लगे हुए हों, क्योंकि ये एरिया नेशनल हाईवे नंबर 30 के बहुत पास था। बाकी एरिया को सर्च करने के बाद पता चला कि बाकी कोई आईडी नहीं है, सिर्फ वही एक आईडी लगाया गया है। मैंने इसकी जानकारी तुरंत अपनी बाकी पार्टियों को दे दी ताकि वो भी अलर्ट रहे। फिर हमने इसकी इन्फॉर्मेशन जो हमारे यूनिट हेडक्वार्टर था वहाँ पे दी। वहाँ से भी कुछ सीनियर ऑफिसर्स उस स्पॉट पे आए
हमारे एक सीनियर ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि स्वप्निल, क्या तुम इस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे? दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। मैंने कहा यस सर, हाँ सर, मैं इसे डील कर लूँगा। जो हमारे सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो हमारे साथ यूनिट की BDDS टीम मौजूद है वो कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड नहीं है, और अगर मैं चाहूँ तो हमारी रेंज का हेडक्वार्टर जो है जगदलपुर में, वहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड BDDS टीम मौजूद है मैं उसको बुला सकता हूँ उस आईडी को डिस्पोज करने के लिए। पर उस वक्त मुझे यह प्रपोजल पसंद नहीं आया और मैंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया और मैंने कहा कि नहीं सर, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं BDDS के साथ मिलके हम लोग इस आईडी को सेफली डिस्पोज करेंगे। उनके द्वारा मुझे पूछा गया, आर यू श्योर, क्या आप सचमुच ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? और मैंने बिना कुछ सोचे मैंने कहा हाँ सर, आई एम वेरी श्योर। इसके पीछे का रीज़न ये था कि हमें अपनी बेसिक ट्रेनिंग के दौरान जो एक्सप्लोजिव्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है, उसे कैसे डिस्पोज किया जाता है, ये हमें सिखाया गया और हमने इसे प्रैक्टिकली करके भी देखा था। तो वो एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं ये कर लूँगा। तो मैंने उन्हें यस में आंसर दे दिया और बाद में हमने अपनी जो बॉम्ब डिस्पोजल की कार्रवाई है वो शुरू कर दी। हमने उस एरिया को पूरा इवैक्यूएट कर लिया, यानी जो हमारे भी जो लोग थे, जवान थे, हमने उन्हें एक सेफ डिस्टेंस पे रख दिया। पूरे एरिया को हमने कॉर्डन कर दिया ताकि कोई अंदर आ ना पाए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सिविलियन मूवमेंट भी था, तो गलती से कोई अंदर ना आ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने नेशनल हाईवे नंबर 30 पे पूरा ट्रैफिक रोक दिया ताकि कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। इसके बाद मैं खुद BDDS टीम के साथ में उस जगह पे मौजूद था और आईडी होने का कंफर्मेशन तो मिल गया था। डॉग ने भी इंडिकेट किया था और जो हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट्स थे उन्होंने भी इंडिकेट किया था, पर विजुअल कंफर्मेशन नहीं मिला था, यानी हमने देखा नहीं था उसे। तो हमने सोचा कि एक विजुअल कंफर्मेशन ले लेते हैं, बट इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क था। अगर गलती से आईडी के साथ अगर छेड़खानी हो गई तो वो एक्सप्लोड हो सकता था, जिसमें इंजुरीज और कैजुअलिटीज भी हो सकती थी। बट उस वक्त मैंने वो रिस्क लिया। हमने सब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए मैंने BDDS पर्सनल को इंस्ट्रक्ट किया और उन्होंने मेरे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक फिर से थोड़ा सा ऊपर की मिट्टी को निकाला फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, और जैसे थोड़ी सी मिट्टी निकाली गई तो हमें एक स्टील कंटेनर नज़र आया, उसका ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया हमें, तो जिससे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे आईडी प्लान किया गया है। अब उसके बाद हमारे पास बड़ा टास्क था उसे डिमोलिश करने का। जनरली जब कभी भी ऐसा कोई एक्सप्लोजिव डिटेक्ट होता है तो हम उसे निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत रिस्की होता है। उसका मैकेनिज्म किसी भी वक्त ट्रिगर होके वो ब्लास्ट हो सकता है। तो हमने भी तय किया कि हम उसे इन सेटू, यानी उसी जगह पे हम उसे डिमोलिश कर देंगे। तो हमने डिमोलिशन सेट बना तो दिया, पर अब चैलेंज था कि हम उसको प्लेस कैसे करेंगे। इस डिमोलिशन सेट को एग्जैक्टली आईडी के ऊपर प्लेस करना होता है, पर इसमें काफ़ी खतरा होता है, क्योंकि अगर प्लेस करते वक्त जो मेन एक्सप्लोजिव है अगर वो ट्रिगर हो गया तो एक अनवांटेड एक्सप्लोजन हो सकता है। तो हमने इसमें एक तरकीब सोची। हमने जो डिमोलिशन सेट है उसको हमने कैरी बैग में डाला और उस कैरी बैग को एक लंबी रस्सी बांधी और फिर हम एक सेफ डिस्टेंस पे गए और वहाँ से हमने धीरे धीरे ये कैरी बैग खींचा ताकि वो जो मेन आईडी है उसके ऊपर आ सके। लकीली हमने उसे ठीक तरह से मेन आईडी के ऊपर में प्लेस कर दिया विदाउट एक्सप्लोजन। जो BDDS स्क्वाड था उसने अपने सब प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए ये इंश्योर कराते कि उस एरिया में कोई भी जीवित प्राणी नहीं है, और बाकी सब प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए उस आईडी को ब्लास्ट किया गया कुछ इस तरह। इस पूरे अभियान में आदमी के साथ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो हमारे कैनाइन या डॉग वॉटसन का था। वॉटसन एक बेल्जियम मैलोनोआ ब्रीड का डॉग है और ऐसे कई डॉग CRPF ने जो ऑपरेशनल थिएटर्स है, खासकर LW एरिया, नक्सल प्रभावित एरिया, वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं। ये ब्रीड बहुत सक्षम है, बहुत एक्टिव है और फिजिकली बहुत रोबस्ट है, यानी आप इनसे 10 या 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर भी चला लो, ये आराम से चल जाते हैं। पानी में भी तैर सकते हैं और बहुत एजाइल होते हैं, बहुत स्पीड से भाग सकते हैं। और इनका रोल
सिर्फ आईडी डिटेक्शन के लिए या एक्सप्लोजिव डिटेक्शन के लिए नहीं होता है, बल्कि अगर कोई घात लगा के बैठा है, एम्बुश लगा के बैठा है, तो ये डॉग वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। वॉटसन के बारे में खास बात ये थी कि वॉटसन बहुत यंग था, एक 4-5 साल का ही था, एनर्जेटिक था और हाइपर एक्टिव था। यानी वो हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता था और वो अपनी मूड के हिसाब से काम करता था। यानी जब हम उसका टेस्ट कराते थे कंपनी में, तो कई बार वो एक्सप्लोजिव डिटेक्ट नहीं करता था, जानबूझ के। वो प्लेफुल मूड में होता था, खेलने के मूड में होता था, वो खेलता था और एक्सप्लोजिव डिटेक्ट नहीं करता था। जब कई बार मैंने उसका इस तरह का बिहेवियर देखा, तो मैंने सोचा कि यार इसे कैसे चेंज किया जा सकता है, क्योंकि केनाइन को तो हम पनिश नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये अपने काम के बारे में फोकस्ड हो, सीरियस हो और मोटिवेटेड रहे। एक दिन मैंने उसका रिकॉर्ड मंगवाया, तो उससे मुझे पता चला कि अगले कुछ दिनों में इसका बर्थडे है। तो हमने सोचा कि इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हम कंपनी में सभी लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तो मैंने सोचा कि वॉटसन का क्यों ना किया जाए। तो हमने उसका भी बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक वगैरह मंगवाया और वॉटसन को वहाँ बिठाया और उसका जो हैंडलर था उसने केक काटा और सब लोग तालियां बजा रहे। और उस वक्त मैंने देखा कि वॉटसन काफ़ी खुश था। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चल रहा था कि ये खुश हो गया है इससे। उसे पता चल रहा है कि अपने लिए कुछ कर रहा है, ताली बजा रहे लोग, हमें मोटिवेट कर रहे हैं। उस दिन के बाद से जो वॉटसन का जो परफॉर्मेंस था, जो हम कंपनी में उससे जो आईडी डिटेक्शन का वगैरह टेस्ट कराते थे, उसमें उसका परफॉर्मेंस एक्सेलेंट था। वो काफ़ी मोटिवेटेड हो गया था। वो अपने आप को इस टीम का हिस्सा समझने लगा था और वो जान गया था कि मेरा काम भी इस टीम के लिए बहुत मायने रखता है और वो टीम को कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार था। शायद इसी की वजह से उस दिन वॉटसन ने ठीक तरह से आईडी डिटेक्ट किया, जिसकी वजह से एक बड़ा इंसिडेंस, एक बड़ा हादसा होने से बच गया। जो इंसिडेंस हुआ उसमें से काफ़ी कुछ सीखने जैसा है, सिर्फ आर्म फोर्सेस या यूनिफॉर्मधारी लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए। सबसे पहली चीज़ तो नेवर फेल टू प्लान। एक कहावत है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। यानी अगर आप नियोजन करने में चूक जाते हो तो आपने फेलियर के लिए नियोजन किया है, ऐसा मान लो। जो आरएसओ उस दिन हमने किया, उससे पहले मैंने लगभग 100 आरएसओ किए होंगे, पर हर आरएसओ से पहले मैं प्लान करता था कि हमें करना क्या है, टीम की बात कैसे करनी है, कौन कौन सी टीमें बनानी है, किस आदमी को किस टीम में डालना है, वो टीम क्या काम करेगी, कैसी जाएगी, कैसे आएगी, सब कुछ ये प्लान किया जाता था। शायद इसी प्लानिंग की बदौलत उस दिन एक हादसा होने से बच गया। यही चीज़ हम सब अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। अगर हम जो कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर हम अपनी लाइफ को ठीक तरह से प्लान करें, तो कई हादसों से बचा जा सकता है। मैंने कई बार देखा है कि कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार वो एग्ज़ाम तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, ऐसे ही फॉर्म भर दिया मैंने, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये जॉब तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। या वो इंटरव्यू तो मैं यूं ही दे रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए, आप अपनी लाइफ को प्लान कीजिए। अगर आपका प्लान है किसी फील्ड में जाना, तो वो एग्ज़ाम के लिए अप्रोच कीजिए, और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं तो फिर ठीक से उसे प्रिपेयर कीजिए। उसी तरह से अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसे प्लान कीजिए। आपका जो सीवी है या रिज्यूम है उसे ठीक से देखिए, उसे ठीक से बनाइए, प्लान कीजिए कि आप कैसे बात करेंगे। और इवन अगर कोई लड़का शादी के लिए लड़की देखने जा रहा है, इवन देन ही शुड प्लान इट। दूसरी चीज़ जो हम इसमें से सीख सकते हैं इज़ बी प्रिपेयर्ड। जैसे उस ऑपरेशन में जाने से पहले हमने सब प्लानिंग कर ली थी कि क्या करेंगे हम, बट उसके पीछे एक प्रिपरेशन भी था। एक हमने इंश्योर किया था कि क्या जो आवश्यक हमारे पास वेपन है, एम्यूनिशन है, क्या हमने वो सही मात्रा में अपने साथ लिए हैं। जो स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे मैंने डीएसएमडी की बात की, एनएलजे डिटेक्टर की बात की, क्या वो हमारे पास है। क्या हमारा डॉग ट्रेन है आईडी डिटेक्ट करने के लिए। ये हमारे प्रिपरेशन का हिस्सा था। कुछ इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में भी चीज़ों के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो खुद को प्रिपेयर करके जाओ। ये जाने से पहले ही एक सफिशिएंट टाइम होते हुए ये देख लो कि भाई आप जो ड्रेस पहन के जाना चाहते हो क्या वो रेडी है, आपका शू रेडी है, आप जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ जाने के लिए क्या मीडियम है,
क्या माध्यम है। अगर सुबह 11 बजे आपको उस ऑफिस में पहुंचना है तो आपको घर से कब निकलना होगा, ट्रैफिक की सिचुएशन क्या होगी, आप उसे कैसे मैनेज करेंगे, ये सब चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी होगी। इवन अगर कोई लड़का लड़की देखने जा रहा है तो उसे भी ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो उससे क्या सवाल पूछे, ऐसे क्या सवाल है जो ना पूछे जाए, मिलने का टाइम क्या डिसाइड किया जाए, ट्रैफिक कंडीशंस को देखते हुए, बाकी चीज़ों को देखते हुए उस टाइम में वहाँ कैसे पहुँचा जाए। आप आधा घंटा पहले पहुँचो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि 1 मिनट भी लेट मत पहुँचना। और ये दोनों साइड्स के लिए अप्लीकेबल है। तीसरी जो बात जो हम इसमें से सीख सकते हैं वो ये है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लीजिए। इस इंसिडेंस में बीइंग अ कंपनी कमांडर मैं जानता था कि पूरी कंपनी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जब आईडी डिटेक्ट हो गया तो मैं स्पॉट पे मौजूद था, जबकि मेरे एक सिक्योरिटी एड ने मुझसे कहा कि सर आपका यहाँ रुकना सेफ नहीं है, आप सर थोड़ा दूर चले जाइए। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं इस कंपनी को कमांड कर रहा हूँ तो जो सबसे ज़्यादा रिस्क है वो कमांडर की होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए। एज ए कमांडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बाकी लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी का ध्यान रखना, और उसके बाद अगर कुछ स्कोप बचता है तो फिर खुद के बारे में सोचूं। यही चीज़ हम में से हर कोई अपनी ज़िंदगी में कर सकता है और वो करना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लीजिए। मैंने कई लोगों को देखा है जो अपने फेल्यूर्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। मैं इस एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ क्योंकि ये ऐसा नहीं था, क्योंकि वो ऐसा हो गया, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे टीचर्स ठीक से पढ़ाते नहीं थे, क्योंकि मुझे बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाई, और ये और वो, मुझे जॉब नहीं मिल पाई क्योंकि उसके रीजंस। लोग खुद को ज़िंदगी में फेल्योर कंसीडर करते हैं और उसका दोष भी दूसरों को देते हैं। ये मत कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। इसके लिए कॉन्फिडेंस लगता है, पर जब आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी जिम्मेदारी को लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। और ज़िंदगी में हर सक्सेस के पीछे एक कॉमन रीज़न होता है, वो है कॉन्फिडेंस। इसलिए जिम्मेदारी को लीजिए। चौथी चीज़, अप्रिशिएट अदर्स, दूसरों की सराहना कीजिए। एज ए कंपनी कमांडर मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हो तो उनका मोरल और मोटिवेशन बढ़ जाता है और वो अपना काम और अच्छे से करते हैं। इसके बजाय अगर आप लोगों को बुरा बोलते हो या उन्हें पनिश करते हो तो वो अपना काम तो करेंगे पर उनमें कोई मोटिवेशन नहीं होगा, उस काम की क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। यही चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके घर परिवार में जो कोई है, आपके फ्रेंड्स है, रिश्तेदार है, कलीग्स है, आप उन्हें अप्रिशिएट करना सीखिए। हो सकता है वो आपकी मर्जी के मुताबिक ना चल रहे हो, उनका काम आपको पसंद ना आए, बट स्टिल अप्रिशिएट देम, उनकी तारीफ कीजिए। इससे उन्हें मोटिवेशन मिलेगा और वो अपना परफॉर्मेंस और अच्छे से बढ़ाएंगे। मैं देखता हूँ कई पेरेंट्स जिनके बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, वो उन्हें भला बुरा बोलते हैं, डांटते हैं और लोगों के सामने भी कहते हैं कि नहीं ये पढ़ाई में ठीक नहीं है, इसका ध्यान नहीं है, ये तो ऐसे ही है, वो तो ऐसी है। क्या आप जानते हैं कि इससे आपका बच्चा कितना डीमोटिवेट होता होगा? या अगर आप किसी ऑफिस में अगर आप बॉस हैं और अगर आप आपके कलीग्स को बार बार डांट रहे हैं, उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं, उन्हें पनिश कर रहे हैं, तो वो लोग किस मेंटल फ्रस्ट्रेशन में, किस स्ट्रेस में काम करते होंगे। और फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको अच्छे रिजल्ट दे? तो कई बार लोगों को माफ़ कर दीजिए और उन्हें अप्रिशिएट करना मत भूलिए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे 2 मकसद हैं। पहला तो ये कि हम सब जान लें कि हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं वहाँ के जवान जो है वो कितनी मेहनत, कितनी निष्ठा, ईमानदारी और कितना बड़ा बलिदान करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम लोगों के लिए वो कितने रिस्क ले रहे हैं, तो उनके लिए हम अपने दिल में इज्जत रखें। अगर आपको ट्रेन में, बस में या और कहीं कोई आर्म फोर्स का अगर आदमी दिख जाता है तो उसे थैंक यू तो कहिए, पर अगर आपसे पॉसिबल होता है तो उसे थोड़ा बैठने की जगह भी दे दीजिए। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये लोग रिजर्वेशन क्यों नहीं करते हैं। होता ये है कि ये जो लोग हैं आर्म फोर्सेस के, ये अपने घर परिवार से सैकड़ों, हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हैं। कई बार घर पे अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो रिजर्वेशन कर नहीं सकते, कंफर्म नहीं होता है सीट। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ,
पर यह जानते हुए कि वो आदमी हमारे लिए अपनी जान की रिस्क ले रहा है, हम उसे सीट तो ऑफर कर ही सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस इंसिडेंट से जो काफ़ी चीज़ें सीखने वाली थी वो आप तक पहुंचाना, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में खुद को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थम्स अप बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हम फिर से मिल सके। जय हिंद।